हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के आगे की चीज़ें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स देख लिया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप्स होते हैं। प्लेन मिरर के मैंने प्रॉपर्टीज़ अलग अलग इमेज फॉर्मेशन की बताई थी कि वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है इमेज। ठीक है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा मतलब सीधा, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्लेन मिरर के और भी देखे थे कि लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, लेफ़्ट का राइट हैंड दिखता है। ओके, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से उतना ही पीछे इमेज बनता है प्लेन मिरर में। ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी, ठीक है ना। चलिए, तो आगे का आज हम लोग मिरर्स में ही दो मिरर्स हम लोग देख लिए थे। कौन कौन से? स्फेरिकल मिरर्स में स्फेरिकल मिरर्स, एक था कॉनकेव, दूसरा था कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स में डिफरेंशिएट करना है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे? तो देखो, उस दिन भी मैंने समझाया था। वैसे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, केव बन रहा है, केव, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से लाइट आएगी, तो इस केस में इसको बोलेंगे कॉनकेव, और इसको बोलेंगे, अगर आउटवर्ड है तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये तो पिछले लेक्चर में ही हम लोग देख लिए थे। यूजेस भी इसका देख लिए थे कि कॉन्वेक्स मिरर कब यूज़ होता है, रियर व्यू इमेज के लिए होता है, तो जो बाइक्स में या ये सब आप देखते हो वो वहाँ पे यूज़ होता है। फिर एक आपको होमवर्क भी दिया था, वो उंगली क्यों नहीं मिला पाते, टिप ऑफ फिंगर क्यों नहीं मिला पाते एक आंख बंद करके, तो उसका आंसर कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने शायद ज़रूरी नहीं समझा कि उसको बताया जाए। कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ कि जब आप एक आंख बंद करते हो तो पहली चीज़ 120 डिग्री आप देख पाते हो, ओके। दूसरी चीज़ 2D इमेज आप बना पाते हो। तो 2D इमेज में क्या है कि ये लाइन बस दिख रही है आपको, लाइन का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप सबसे सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप अभी आजकल क्या यूज़ कर रहे हो? मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हो। मोबाइल कैमरा में आप देख रहे हो 4 कैमरे, एक डेप्थ कैमरा है, डेप्थ सेंसर है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो। तो वो किस लिए लगाई जा रही है? ताकि इमेज को आप और रियल देख सको। पहले की जो इमेज ऐसे तो देखा जाए तो 2D ही है ना, 3D तो है नहीं। तो 2D से 3D की तरफ ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इतने कैमरेज लगा रहे हैं। डेप्थ सेंसर का अलग कैमरा है, रियर का अलग है, अलग अलग चीज़ें हम लोग उसको फिर मिला के जब बनाते हैं तो वो इमेज हमें और रियल लगता है। तो इसी कारण अगर हम दोनों आँख जब खोलते हैं तो हमें ये डेप्थ भी पता चलता है, मतलब 3D व्यू मिलता है जब हम दोनों आँख से देखते हैं। इसलिए हम इस टिप को आसानी से मिला लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये था। और बाकी आपने कॉन्वेक्स के लिए यही सब था। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि इस मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सो टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है आज। किससे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो चलिए, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है। तो पहले मैं बता देता हूँ। पहले एक मिरर कोई भी मैं ले लेता हूँ। ये आपका मान लो कॉनकेव मिरर मैंने एग्जांपल में ले लिया, ठीक है। अब देखिए, इस मिरर का, इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देख रहे हो ये इसका बीच का एरिया है, बीच वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे पोल। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, अच्छा, ये जो कर्व सरफेस है तो ये हम मानते हैं कि ये किसी इमेजिनरी किसी स्फीयर से कट करके इतना काट दिया गया होगा किसी प्लेन से, तभी हमें मिरर मिला है।
तो ये जो हम इमेजिनरी जो मान रहे हैं कि ये किसी स्फेयर से कट करके ये मिरर बनाया गया होगा स्फेरिकल, तो वो जो स्फेयर है उसका कुछ सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर होगा उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्वेचर का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलो अभी और बहुत ही सिंपल बात है, अब ये जो स्फेयर हमने माना इसका एक कुछ रेडियस भी होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब आर क्या होता है, तो आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा सा ये मैं मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ये रेडियस भी मैं हटा दिया क्योंकि हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए ओके, अब यहां पे सेंटर था मान लीजिए, अब सेंटर और आप पोल को मिला दीजिए, सेंटर और पोल को अगर आपने मिला दिया तो जो लाइन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो इस सेंटर और पोल को आपने मिला दिया, वो जो मिला उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर ही है, सेंटर ऑफ। अब एक आता है फोकस, तो फोकस क्या होता है, तो फोकस रेडियस का हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं है। फोकस वो होता है जब लाइट रेज इंफिनिटी से आते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे वो कन्वर्ज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। अब वो फोकस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेंस के लिए बदल जाता है, मिरर के लिए भी बदल सकता है अगर उसको कहीं और मीडिया में डिप कर दिया जाए। तो इसलिए फोकस का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होगा, लेकिन आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 10th लेवल में वो इतने से काम हो जाएगा। 12th में थोड़ा सा घुमाया जाता है, क्लास 12th में भी ऑप्टिक्स है तो वहाँ पे ये दिक्कत करता है, लेकिन अभी के लिए आप R/2 से काम आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया। अच्छा, फोकस कहाँ पे होगा, तो फोकस देखो यहाँ पे होगा, पोल और सेंटर ऑफ, मतलब इस रेडियस का हाफ होता है, तो ये हो गया फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। जहाँ पे रेज सभी कन्वर्ज करें इनफाइनाइट से, उसको बोलते हैं फोकस। तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, ये जो पूरा ये जो सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये वाला पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से कट किया गया जिस स्फीयर से, उस स्फीयर को क्या बोलेंगे, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। ओके, उसके बाद ये हो गया पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस R/2 पे होता है, ये सब चीजें हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि सर ये तो, अब ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है। जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो तो ऐसा बनेगा कुछ, मैं छोटे में ही बता देता हूँ। ये इसका पोल हो जाएगा, इधर इसका सेंटर इधर होगा तो इसका सेंटर इधर बना दोगे, फोकस इधर ही होगा इसका, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर हो जाएगा, ठीक है।
तो कुल मिला के दोनों के लिए टर्मिनोलॉजीज सेम रहेंगे। अब हम लोग, ये हो गया टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मिरर्स। अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी मैं बस एक का दिखाता हूं, कॉनकेव मिरर का, दोनों का 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो रूल्स टोटल 4 रूल्स हैं, चारों रूल्स को हम लोग देखेंगे, समझेंगे 1 बाय 1। तो रूल 1, तो रूल 1 क्या बोलता है? देखो प्लेन मिरर में, देखो यहां पे एक चीज एकदम क्लियर कर लो, प्लेन मिरर में नॉर्मल कैसे खींचते थे? किसी भी सरफेस, इसका जैसे मुझे नॉर्मल खींचना हो तो मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, प्लेन है तो। ऐसी अगर मैं लेंस की, मिरर की बात करूं, वो स्फेरिकल है, तो आपको पता है, आप 10th में ही पढ़े थे कि 10th में ही पढ़ेंगे, सॉरी 10th में आप पढ़ोगे कि जो सर्कल होता है सेंटर से, अभी आप पढ़ोगे सर्कल में, सेंटर से अगर यहां पे कोई ऐसे लाइन खींच दी जाए, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट पे ऐसे लाइन खींच दो सर्कल पे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट होता है सर्कल से, इसको क्या बोलेंगे? ये होता है रेडियस। तो रेडियस कितना एंगल बनाता है इस टेंजेंट पे? 90 डिग्री। और अगर बोला जाए तो, और ये जो 90 बना रहा है, यानी इस कर्व पे भी ये क्या बना रहा है? 90। मतलब अगर हम यहां खींचते हैं तो ये कर्व पे रेडियस वेक्टर 90 बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मिरर का नॉर्मल खींचना हो तो मैं कहां से खींचूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दूंगा जहां पे रिफ्लेक्शन होने जा रहा है, तो हमें नॉर्मल मिल जाएगा। अभी मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहला रूल है, तो पहला रूल हम लोग देखते हैं कि पहले रूल में क्या है कि फर्स्ट रूल, तो पहले पोल बना लिया, ये हो गया सेंटर। मैं कॉनकेव के लिए अभी बता रहा हूं आपको, ये आपका फोकस यहाँ पे हो जाएगा हाफ डिस्टेंस पे, ठीक है। तो पहला रूल ये बोलता है कि जो इन्फिनिटी से रेज आते हैं वो फोकस पे कन्वर्ज करते हैं। जो भी इन्फिनिटी से रे आएंगे, ये इन्फिनिटी से, अब इन्फिनिटी वाले रेस को हम लोग पैरेलल मानते हैं, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जनरली ये जरूरी नहीं है, ये पैरेलल नहीं भी हो सकता है, ये आप ऐसे मानोगे, ठीक है। ये पैरेलल आ रहा है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब क्या बोलता है? ये एरो जरूर बनाना भाई, नहीं तो इससे पता नहीं चलेगा। अगर आप एरो नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कि किधर से क्या हो रहा है। ये आया, अब ये कहां पे कन्वर्ज हो रहा है? फोकस पे, फोकस पे, ठीक है। ये इसका रूल है। अब ये कैसे हुआ, एक बार इसका प्रूविंग मैं आपको थोड़ा सा बड़े में दिखाता हूं। तो यहां पे आप जब देखो, इसका नॉर्मल कैसे खींचोगे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जहां रेज आ रहे हैं इधर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर ही से रेज आएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मिला दोगे। अब इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लिया, और इसको फोकस है ही, एफ है ही। तो जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बनाता है? आई हो गया। और ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब नॉर्मल जब भी आपको बनाना होगा मिरर में, तो क्या करेंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला देंगे जहां पे इंसिडेंस हो रहा है। प्लेन मिरर में भी यही था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यही है कि जहां पे इंसिडेंस होता है वहीं पे आपको नॉर्मल खींचना है,
तो यहाँ आप नॉर्मल खींच दिए। अब ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे से जितना एंगल बनाएगा वो हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाता है उसको क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप इधर का भी बना सकते हो, इधर का मैं नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा गंदा हो जाएगा फिगर। ठीक है ना, ये हो गया आई और आर। तो इस हिसाब से तो क्या हो गया, इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी देन इट विल कन्वर्ज टू फोकस। तो ये आपका रूल 1 हो गया। इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी देन इट विल कन्वर्ज टू फोकस। इंफिनिटी से आ रहे हैं, पैरेलल रेज हैं, तो ये कहां पे कन्वर्ज करेंगे, फोकस पे। इसका आपको यूज समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी आप जरा डाउट में मत करो। ठीक है ना, चलिए ये हो गया रूल 1 कि अगर इंफिनिटी से रेज आते हैं तब क्या होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रूल क्या है। तो दूसरा रूल है रिफ्लेक्शन एट पोल। तो अगर रिफ्लेक्शन पोल पे होता है तब क्या होता है, ये है पोल। ठीक है, तो पोल पे ये बोलता है कि अगर पोल पे आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो जैसे प्लेन मिरर बिहेव करता है वैसा ही करेगा। अगर आप इसको मान लो कि एक प्लेन मिरर है, यहां पे ऐसे एक प्लेन मिरर में एज्यूम कर, तो क्या होता है, ऐसे ही आता तो ऐसे ही निकल जाता, ये एंगल आई बनता, इसका नॉर्मल ये हो जाता और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाता। आपने पिछले लेक्चर में देखा ही है। तो यहां पे इस केस में भी आपको कुछ उसी तरह का दिख रहा है। अगर पोल पे रिफ्लेक्शन होगा तो आपको लगेगा कि ये प्लेन मिरर की तरह ऐसा सर दिख रहा है, ये आई इक्वल टू, यहाँ पे भी आर ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगा ही। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल हो गया कि अगर पोल पे रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अगर यहाँ पे आपका सेंटर है तो आप जब सेंटर से इस इंसिडेंस पॉइंट को मिलाओगे तो यही तो नॉर्मल बन जाएगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही बराबर है, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करने ही लगेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। थर्ड रूल ये है, इफ रेज पासिंग थ्रू फोकस, तब क्या होगा। तो जैसा जब पैरेलल रेज आए थे तो क्या हुआ था, फोकस से जा रहा था, अब फोकस से रेज जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। देखिए फोकस से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये है आपका मान लीजिए फोकस, ये है आपका सेंटर, तो फोकस से मान लीजिए रेज ऐसे जा रहे हैं। तो ये इनका रूल ये है कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएंगे। If rays passing through focus, then it will become parallel to principal axis after reflection। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके पैरेलल ये हो जाएगा अगर फोकस से। वहीं अगर उल्टा कर दिया जाए, पहला जो रूल था उसमें क्या था कि अगर पैरेलल आए तो फोकस से जाता है, तो इसलिए देखिए एरो इंपॉर्टेंट है। रूल 1 और रूल 3 में बस डायग्राम सेम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस एरो का ही है, इसलिए एरो जरूर आप ध्यान से बनाना, एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 4 समझते हैं। तो रूल 4 में क्या है, इफ रेज आर पासिंग थ्रू center of curvature, then it will follow
सेम पाथ। अब ये क्या मतलब है, देखिए अगर रिफ्लेक्शन, ये है आपका, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये कहना है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रहा है और इस पे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये है आपका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप हमेशा ऐसे बनाएंगे और अच्छे से पेंसिल से बनाना होगा, ऐसे आप पेन से नहीं बनाओगे कभी भी। अब दो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और कितना, अगर मैं इस पे नॉर्मल खींचूं इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल यही हो जाएगा, यही रे ही हो जाएगा। तो कितना एंगल बना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है तो अगर I 0 है तो R भी 0 होना चाहिए, यानी कि R भी 0 हो जाए भाई, यानी इसी पाथ को फॉलो कर दे, तभी तो R 0 बनेगा। इसीलिए इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, और रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 0 है, इसलिए ये सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का भी ऐसे कुछ रूल्स हैं, वो देखेंगे, और साइन कन्वेंशन देखेंगे। ये 2 टॉपिक्स हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। इसके थियोरी पार्ट फिर कंप्लीट होगा। इमेज फॉर्मेशन भी एक टॉपिक है, पहले उसको भी देखना पड़ेगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।